मित्रों नमस्कार, स्वागत है ज्ञान गंगेवे पर। आज आप लोग तुगलक वंश से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि तुगलक वंश का समय कितना है। इसका समय 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक है। और इसमें जो शासक हुए, पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, और चौथा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, तुगलक। अब समय से भी आप अवगत हो जाएंगे। जैसे गयासुद्दीन तुगलक का समय है 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी, यानी इसका समय कब से कब तक है? 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक का समय है 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी। और फिरोज शाह तुगलक का समय है 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी। और इसका समय 1388 से 1398। अब एक एक करके आप जानेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक के विषय में इसमें क्या पॉइंट बन सकते हैं। तो पहला सुल्तान का नाम लिखिए यहाँ, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए इसका वास्तविक नाम है गाजी मलिक। और इसने खुसरो खां को पदच्युत करने के बाद आपका तुगलक वंश की स्थापना किया था। और यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने कृषि के विकास के लिए कुओं और नहरों का निर्माण कराया था। गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठते ही दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नगर की स्थापना किया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। और पहाड़ियों पर ही 56 कोट नामक दुर्ग का निर्माण कराया था। 1325 ईस्वी में जब वह बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था तो रास्ते में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उसके स्वागत के लिए लकड़ी का महल बनवाया गया था। जब वह लकड़ी के महल में प्रवेश किया तो जो लकड़ी का महल था उसका आधार जो था सड़े हुए लकड़ी का बनाया गया था। जब वह प्रवेश करता है और उसके बहुत जो आधार था उसके नीचे खाई थी, तो जब वो महल में प्रवेश किया तो लकड़ी का जो आधार बना था वो टूट गया और वह खाई में गिर गया, जिस कारण से उसका निधन हो गया। एक विशेष पॉइंट इसमें यह भी बनता है कि जब बंगाल अभियान पर था गयासुद्दीन तुगलक, उसी समय चिश्तिया संप्रदाय के संत निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया था कि हुजूर दिल्ली दूरस्थ, श्रीमान दिल्ली आने से पहले आप दिल्ली छोड़ दीजिएगा। यानी बंगाल अभियान के दौरान गयासुद्दीन तुगलक ने चिश्तिया संप्रदाय के संत निजामुद्दीन औलिया को कहा, यानी संदेश भिजवाया कि दिल्ली आने से पहले आप दिल्ली छोड़ दीजिएगा। इसके उत्तर में उन्होंने कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कि हुजूर दिल्ली दूरस्थ,
यानी श्रीमान जी अभी दिल्ली दूर है। जब उधर से लौटता है तो रास्ते में ही यानी गयासुद्दीन तुगलक का निधन हो जाता है, लकड़ी में यानी वह खाई में गिर करके मर जाता है। फिर इसके बाद जूना खां, जिसको भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, अगला सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक खुसरो खां को पदच्युत कर दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना किया। पहला पॉइंट तो ये बनेगा, दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना किया। दूसरा पॉइंट, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किया। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किया और उसे राजधानी बनाया। तुगलकाबाद कहाँ है? तो दिल्ली में ही, आपके पहाड़ियों पर है। अब आइए, अगला पॉइंट इसे बन सकता है, कृषि के विकास के लिए उसने कुओं और नहरों का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान, यह निर्माण कराया। और यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो कृषि के विकास के लिए नहरों का, कुओं का निर्माण कराया था। बंगाल अभियान के दौरान, अगला पॉइंट बनता है इसे, बंगाल अभियान के दौरान निजामुद्दीन औलिया को यह संदेश भिजवाया कि दिल्ली आने से पहले आप दिल्ली छोड़ दीजिएगा। दिल्ली आने से पहले आप दिल्ली छोड़ दीजिएगा। इस उत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने यह संदेश भिजवाया कि हुजूर दिल्ली दूरस्त। इसका मतलब होता है, श्रीमान जी, दिल्ली अभी दूर है। बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा बनवाए गए स्वागत में लकड़ी के महल में
के महल में दबकर उसका निधन हो गया। उसका निधन हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला शासक बनता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद, इसको MBT भी कहते हैं संक्षिप्त में, मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसके विषय में आप जानेंगे। इसका समय 1325 से 1351 ईस्वी है। यानी इसका समय कितना है? 1325 से 1351 ईस्वी। देखिए, यह दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में शिक्षित, योग्य और विद्वान इसे माना जाता है और इसे भारतीय इतिहास में स्वप्नशील, रक्त पिपासु और पागल भी कहा गया है। इसको एल्फिंस्टन महोदय ने अर्ध पागल कहा था। इसलिए कहा था कि वह बिना सोचे समझे किसी भी योजनाओं को पारित कर देता था। यानी ये दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित था। ये विद्वान था और इसे क्या कहा गया है? स्वप्नशील कहा गया है। स्वप्नशील, स्वप्नदृष्टा, रक्त पिपासु और पागल भी इसको कहा गया है। एल्फिंस्टन महोदय ने इसको क्या कहा है? अर्ध पागल कहा है। एल्फिंस्टन महोदय इसको क्या कहे हैं? अर्ध पागल इसलिए कहा गया कि ये बिना सोचे समझे किसी भी योजनाओं को पारित कर देता था। जैसे आपका याद कीजिएगा, दरस खुरासान कराची। यहाँ ऐसे याद करेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए, द से दक्कन में पहला योजना के अंतर्गत क्या किया था? वो दक्कन में कर वृद्धि किया। द से दक्कन, यानी द से क्या होगा? दक्कन, यानी दक्कन में क्या किया? कर वृद्धि किया। दक्कन में कर वृद्धि। लेकिन असफल क्यों हो गया? कर वृद्धि किया लेकिन असफल इसलिए हो गया कि वहाँ प्लेग फैल गया था। यानी दक्कन में क्या फैल गया था? प्लेग आप जानते हैं ना, यानी चूहों के पिस्सुओं से फैलता है प्लेग। तो प्लेग फैल जाने के कारण इसको जो वृद्धि है उसको वापस लेना पड़ा। तो ये भी योजना उसका असफल हो गया। दूसरा जो योजना है देखिए, दरस में लिखा हूँ, र से राजधानी परिवर्तन किया। यानी पहला दक्कन में कर वृद्धि, दूसरा राजधानी परिवर्तन किया। र से राजधानी परिवर्तन। और उसने क्या किया? देखिए, यहाँ राजधानी परिवर्तन के तहत क्या किया कि उसने दिल्ली में जो लोग थे उनको रस्सों में बांध करके वो यानी देवगिरी ले गया था। यानी देवगिरी को राजधानी बनाया और उसका नाम क्या रख दिया? दौलताबाद। लेकिन उस शहर को इसने बसा नहीं पाया। ठीक ना? तो यह भी योजना उसकी असफल रही। तो यहाँ देखिए राजधानी परिवर्तन। इसके आगे लिख सकते हैं कि दिल्ली से देवगिरी ले गया। देवगिरी दक्षिण भारत में है, देवगिरी ले गया और इसका नाम क्या रख दिया? दौलताबाद। इसका नाम दौलताबाद रख दिया। ठीक ना? अब देखिए तीसरा क्या है? 100। यानी 100 का मतलब जानिएगा आप, सांकेतिक मुद्रा। ये क्रम से मैं बता रहा हूँ आपको। सांकेतिक मुद्रा के विषय में आप जानेंगे ये क्या है। देखिए, उसने क्या किया कि जैसे फरिश्ता कहता है, यानी इतिहासकार फरिश्ता कहता है कि उसने कांस्य धातु में आपका सांकेतिक मुद्रा जारी किया। और जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि नहीं, वो तांबे धातु में जो है सांकेतिक मुद्रा जारी किया था और उसका मूल्य चांदी का जो टंका था उस मूल्य के बराबर रख दिया। अब क्या हुआ? जितने बुद्धिजीवी वर्ग थे, यानी कांसे तांबे दे करके मार्केट से चांदी अपने घर पर रख दिए। तो
चांदी का अभाव हो गया, मार्केट में क्या हुआ, चांदी का अभाव हो गया, इसलिए उसकी यह भी योजना असफल रही। ठीक ना। तो देखिए सांकेतिक मुद्रा क्या था, मैं बता रहा हूँ। दो मत मिलता है, एक फरिश्ता, इतिहासकार का नाम है फरिश्ता, ठीक ना। ये कहता है कि कांसे धातु में बनवाया था, कांसे धातु में बनवाया। और एक मत मिलता है जियाउद्दीन बर्नी, ये बर्नी कहते हैं कि नहीं, ये तांबे धातु में बनवाया था। किस में बनवाया था, तांबे धातु में बनवाया था। और इसका मूल्य कितना रखा, यानी चांदी का जो मुद्रा टंका था उसके बराबर कर दिया, यानी इसका मूल्य टंका के बराबर कर दिया, टंका के बराबर कर दिया। ठीक ना। तो ये आपका दरस के अंतर्गत आ गए, द से दक्कन, र से राजधानी, स से सांकेतिक मुद्रा। अब आइए खुरासान अभियान उसने किया, कराची अभियान किया, ये दोनों में उसको असफलता मिली। यानी ये दोनों अभियानों में उसको असफलता मिली। ठीक ना। अब देखेंगे इसी के शासनकाल में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इब्न बतूता 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था, इब्न बतूता भारत आया। और इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, ये मोरक्को का था, मोरक्को, ये कहाँ का यात्री था, मोरक्को का था। अब देखिए भारत जब आया ये, तो इससे प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी एमबीटी ने इसे काजी नियुक्त किया। संक्षिप्त नाम जान लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक का। एमबीटी ने इसे क्या बनाया, इसे काजी बनाया। काजी का मतलब न्यायाधीश, काजी बनाया। किसको, इब्न बतूता को काजी बनाया। ठीक। और इसने रेहला नामक पुस्तक की रचना किया। इब्न बतूता ने क्या किया, रेहला नामक पुस्तक की रचना की। अब देखिए ये रचना जो देख रहे हैं ना, रेहला, इसमें भारतीय डाक विभाग का उल्लेख है। ये क्या वर्णन किया है, भारतीय डाक विभाग का वर्णन किया है, भारतीय डाक विभाग। और सती प्रथा का उल्लेख किया है। दूसरा पॉइंट इसका है, सती प्रथा का उल्लेख किया है इस रचना में। वो भारतीय डाक विभाग और सती प्रथा का वर्णन किया है। ठीक ना। अगला पॉइंट मोहम्मद बिन तुगलक से देखिए, 1336 ईस्वी में, यानी एमबीटी के समय में ही, एमबीटी के समय में ही 1336 में हरिहर और बूका, ये दो भाइयों का नाम है, हरिहर और बूका, ये दोनों भाई थे। हरिहर बूका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। यानी विजयनगर साम्राज्य स्वतंत्र कब हो गया, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अब एक पॉइंट और है इसमें कि 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। ये बार बार प्रश्न बन गया है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया है, तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया है, तो हरिहर और बूका। और किस नाम से ये वंश चलाए, अपने पिता के नाम से। विजयनगर साम्राज्य में हरिहर और बूका
अपने पिता के नाम पर एक वंश चलाया, यानी ये दोनों के पिता का नाम क्या था? संगम। तो संगम वंश की स्थापना किसने किया है? विजयनगर साम्राज्य में हरिहर और भूका। ठीक ना। अब आइए एमबीटी ने कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर कोही विभाग का गठन किया था। दीवान ए अमीर कोही का गठन किया। और दीवाने अमीर कोही क्या है? ये कृषि विभाग है। ये क्या है? कृषि विभाग। ये बार बार प्रश्न बन गए हैं कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर कोही विभाग का गठन किया था, तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो दीवाने अमीर कोही को क्या कहा जाता है? कृषि विभाग कहा जाता है। ठीक ना। और यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का ज़ियारत करने गया था और बहराइच में सलार मसूद गाजी की दरगाह पर ज़ियारत करने गया था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है। तो यहाँ एक पॉइंट ये भी दिखा सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है, जिसने अजमेर, यहाँ शॉर्टकट कर दे रहा हूँ, अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती और बहराइच में सलार मसूद गाजी की दरगाह पर ज़ियारत करने गया था। तो यानी मोहम्मद बिन तुगलक से जो प्रश्न बनते हैं आपको बताया गया। अब इसके बाद इसकी मृत्यु अब देख लेंगे कि इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो इसकी मृत्यु, एमबीटी की मृत्यु 1351 ईस्वी में सिंध प्रांत के थट्टा में गोडाल नामक स्थान पर हो गई थी। अब इसके बाद अगला जो सुल्तान बनता है फिरोज शाह तुगलक बनता है, उसके विषय में आप जानेंगे। अब फिरोज शाह तुगलक, तीसरा तुगलक वंश का सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक। इसका समय है 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी। यहाँ ध्यान देंगे। देखिए, यानी जब मोहम्मद बिन तुगलक का निधन हुआ तो उस समय फिरोज शाह तुगलक थट्टा में ही अपना राज्याभिषेक करा लिया। यानी मार्च 1951 में थट्टा में वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया है। पहले राज्याभिषेक के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी ये 2 बार राज्याभिषेक कराया है। पहला तो मार्च 1351 में कराया, मार्च 1351 कहाँ कराया था? थट्टा में, और दूसरा जो है राज्याभिषेक अगस्त 1351 में कराता है। और कहाँ कराता है? ये दिल्ली में।
यहाँ एक बार और ध्यान दीजिएगा, यानी दिल्ली सल्तनत में 2 बार राज्याभिषेक किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक। और मुग़ल काल जो आगे पढ़ाऊँगा आप लोगों को, मुग़ल काल में आप देखेंगे तो औरंगजेब ऐसा बादशाह हुआ जो अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया। सल्तनत काल में ये, और मुग़ल काल में औरंगजेब। तो ये देखिए, इसका यानी 2 बार राज्याभिषेक कराया और अगस्त 1351 में दिल्ली की गद्दी पर ये बैठा। अब गद्दी पर बैठते ही इसने क्या किया? 24 कष्टदायी करों को समाप्त किया। 24 कष्टदायी करों को समाप्त किया। और आपका क्या वसूल किया? खराज, जकात, ठीक ना, जजिया, ओस्र, यानी यही करों को उसने वसूल किया। यानी 24 प्रकार के कष्टदायी करों को समाप्त करने के बाद केवल ये 4 कर को ही वसूल किया, ठीक ना। अब इसके विषय में जानेंगे आप कि जकात क्या होता है, खराज क्या होता है, उस्र क्या होता है, ठीक ना। तो इसको जानना जरूरी है आपको। खराज क्या होता है? देखिए, ये भू राजस्व है। क्या है खराज? क्या है? भू राजस्व। और ये भू राजस्व किससे लिया जाता था? मुसलमानों से लिया जाता था। तो भू राजस्व लिख करके कोष्ठ में मुसलमान लिख लेंगे, समझ जाएंगे, ठीक। यानी खराज भू राजस्व यानी भूमि कर था, और किससे लिया जाता था? ये मुसलमानों से लिया जाता था। जकात देखिए, ये एक धार्मिक कर था। जकात क्या था? धार्मिक कर। और किससे लिया जाता था? तो मुसलमानों से लिया जाता था। अब देखिए जजिया कर जो था, यानी ये भी एक धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर। और ये धार्मिक कर किस पर लगा था? हिंदुओं पर। कोष्ठ में लिख लेंगे, हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था, यानी हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। और यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान है जो कि ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था। ये ब्राह्मणों को भी नहीं बख्शा था, ठीक ना। ये उस्र जो देख रहे हैं, ये भी भू राजस्व है, भू राजस्व कर है। और किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। भू राजस्व कर था। गैर मुस्लिम किसको कहते हैं? यानी गैर का मतलब हट करके, किस से? मुसलमान से, अर्थात हिंदू को कहा गया। गैर मुस्लिम किसको कहा जाता है? तो आप हिंदुओं को कहा जाता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं गैर मुस्लिम या हिंदू लिख सकते हैं, हिंदुओं से, ठीक ना। यानी हिंदुओं से लिया जाने वाला ये क्या था? एक प्रकार का भू राजस्व कर था। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो था, यानी कृषि के विकास के लिए उसने 5 बड़े नहरों का निर्माण कराया था। ये कितने नहरों का निर्माण कराया था? 5 बड़े नहरों का निर्माण कराया। नहरों का निर्माण, सिंचाई के लिए निर्माण किया। और सर्वकर लगाया। सर्वकर का मतलब जानते हैं क्या होता है? भाई नहर बनवाए तो कहीं से न कहीं से वो वसूली तो करेगा ही। तो उसने क्या किया कि एक कर लगा दिया। कौन सा? सर्वकर। सर्वकर का मतलब होता है सिंचाई कर। सर्वकर का मतलब क्या होता है? सिंचाई कर। और ये कितना लेता था? उपज का 1/10 हिस्सा। उपज का 1/10। सिंचाई कर कितना लिया? वो वसूल किया 1/10 लिया, ठीक ना। तो ये 24 कष्टदायी करों को समाप्त किया, ये 4 करों को वसूली किया, फिर बड़े नहरों का निर्माण कराया। अब अगला पॉइंट बनता है, वह 300 नगरों की स्थापना किया था। यानी कितने नगरों की स्थापना किया? 300 नगरों की स्थापना किया था। स्थापना किया था, जिसमें प्रमुख जो हैं हिसार है, दूसरा फिरोजपुर है, फिरोजपुर, तीसरा फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद, फतेहाबाद है, फतेहाबाद, और जौनपुर है, जौनपुर। यानी 300 नगरों में ये आपके माने प्रमुख जो है हिसार, फिरोजपुर, फिरोजाबाद,
फतेहाबाद और जौनपुर है। जौनपुर देखिए, जौनपुर जूना खां के स्मृति में, जूना खां की स्मृति में इसने इस शहर की स्थापना किया था। ठीक, अब देखेंगे कि इसने क्या किया। तो इसने दीवाने बंदगान विभाग का गठन किया था। दीवान ए बंदगान, दीवाने बंदगान का मतलब होता है दास विभाग। दीवाने बंदगान का मतलब क्या होता है? दास विभाग, दास विभाग। क्योंकि इसके समय में दासों की संख्या, इसके समय में दासों की संख्या कितनी थी? दासों की संख्या 1,80,000 थी। संख्या 1,80,000। इसलिए इनकी देख रेख करने के लिए उसने एक विभाग का गठन किया दीवाने बंदगान के नाम से। ठीक, दूसरा इसने दीवाने खैरात विभाग का गठन किया। दीवान ए खैरात, ठीक ना। दीवाने खैरात ये दान विभाग है। क्या है? दान विभाग। ये जो गरीब महिलाएं, विधवाएं महिलाएं और लड़कियों के विवाह के सहायतार्थ हेतु तो इसने इस विभाग का गठन किया। लेकिन मुस्लिम विधवा और जो गरीब घर की लड़कियां थीं उनके विवाह के लिए ही इस विभाग का गठन किया था। ठीक ना। तो ये जानते रहिएगा, दीवाने बंदगान दास विभाग कहा गया है, दीवाने खैरात दान विभाग है। अब देखिए इसके तीसरा पॉइंट ये क्या किया था कि दिल्ली में खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा का निर्माण कराया था। खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा बनवाया। ये खाने जहाँ जो तेलंगानी का मकबरा जो देख रहे हैं ये वाला, तो ये भारत का एकमात्र अष्टभुजी मकबरा है, ये भी जानते रहिएगा। यानी भारत का एकमात्र अष्टभुजी मकबरा कौन सा है? खाने जहाँ तेलंगानी का है। कहाँ है? दिल्ली में। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक। यानी एक ही पॉइंट को लेकर के 3 तरह से प्रश्न बनते हैं इस पर। ठीक ना। तो यहाँ जानते रहिएगा, ये आपका दिल्ली में खाने जहाँ का तेलंगानी का मकबरा है और यह अष्टभुजी मकबरा है। ये क्या है? यह अष्टभुजी, 8 कोण है इसमें। अष्टभुजी का मतलब 8 कोण, अष्टभुजी मकबरा है। अब देखिए, 2 विद्वानों को संरक्षण, यानी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, यानी FST, इसको संक्षिप्त में क्या कहते हैं? FST लिख सकते हैं आप। यानी फिरोज शाह तुगलक, इसके दरबार में 2 विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। पहला जियाउद्दीन बरनी और दूसरा ईसामी। देखिए, ईसामी की रचना है फुतुह उस सलातीन और बरनी की रचना है तारीख ए फिरोज शाही। और बरनी की एक अन्य रचना है फतवा ए जहांदारी। फतवा का मतलब जानते हैं क्या होता है? आदेश होता है। फतवा ए जहांदारी किसकी रचना है? जियाउद्दीन बरनी की है। ध्यान दिए रहिएगा। अब इसकी मृत्यु जो है, FST की मृत्यु कब हो गई थी? 1388 में की मृत्यु।
1388 ईस्वी में हो गई। ठीक ना। अब आइए, अगला शासक बनता है चौथे नंबर पर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। देखिए, इसके विषय में इतिहासकारों ने लिखा है कि इसका जो शासन था, यानी इसका शासन जो था दिल्ली से पालम तक ही सीमित था। दिल्ली से पालम तक। पालम भी दिल्ली में ही है, ठीक ना। दिल्ली से पालम तक सीमित था। इसी के विषय में, यानी इसी के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। यानी तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में किया था। उस समय यानी दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तो यहाँ लिख लेंगे अगला पॉइंट, इसी के शासनकाल में इसी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। और इसे तुगलक वंश का अंतिम, यानी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। यानी तुगलक वंश की स्थापना किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो आज यहीं इस वीडियो को रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।